स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो जागो एंड तब तक ना रुको जब तक उद्दिष्ट प्राप्ति ध्येय प्राप्ति नहीं होती। तो आज हम आपके लिए एक ऐसे संघर्ष की कहानी लेकर आए प्रियंका की, कि प्रियंका ने किस तरह से एम फार्म के बाद सीएसआर की प्रिपरेशन की और सीएसआर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 96 लाया। तो आज की जो कहानी है ये मेहनत की कहानी है कि किस तरह से प्रियंका ने मेहनत की, क्योंकि एम फार्म के बाद सीएसआर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एम फार्म का सिलेबस और सीएसआर का सिलेबस, उसके बाद में सीएसआर के क्वेश्चन पैटर्न, और उन सब से लड़कर प्रियंका ने सीएसआर एग्जाम में 96 रैंक लाया जेआरएफ के साथ में। तो ये बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है आप सबके लिए। तो चलिए मिलते हैं प्रियंका से और जानते हैं कि प्रियंका ने किस तरह से सीएसआर का प्रिपरेशन किया, किस तरह से मेहनत की और सीएसआर में इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो प्रियंका, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। थैंक यू सर। वेलकम। और प्रियंका, आपने इतना अच्छा सीएसआर एग्जाम में रिजल्ट लाया, इतना बड़ा सक्सेस कि ऑल इंडिया रैंक 96 जेआरएफ। तो इसके लिए हमारे पूरे आईएफएस एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से, हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो प्रियंका कौंडल ये हिमाचल प्रदेश से, और प्रियंका ने अपना एम फार्म किया है और एम फार्म के बाद में उन्होंने सीएसआर की प्रिपरेशन की। तो प्रियंका, ये एम फार्म के बाद सीएसआर की प्रिपरेशन ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये थोड़ी जर्नी आप बताइए। सर, सीएसआर के बारे में मैंने स्टार्टिंग से ही सुना था कि ऐसा कोई एग्जाम होता है नेट का जो पीएचडी एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो बस उसी दौरान मैंने ये सोचा कि जब मेरा मास्टर्स चल रहा था उसी टाइम पे मैंने सोचा कि मुझे पीएचडी में एडमिशन चाहिए, तो इसके लिए नेट ऑब्वियसली एक थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस वजह से मैंने नेट की प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो जैसे कि हम देखते हैं कि मोस्टली लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं जो कि सीएसआर एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर एम फार्म के बाद जब लाइफ साइंस का प्रिपरेशन करते थे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगा? सर, कुछ टॉपिक्स थे जो कि डिफिकल्ट थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स 11th 12th की तरह भी ऑलमोस्ट टॉपिक्स थे जो मैंने अपने 11th 12th में थोड़े बेसिक्स क्लियर थे, तो इस वजह से मुझे प्रिपरेशन करने में उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। मोर ओवर जो यूनिट 4 था जैसे सेल सिग्नलिंग वाला, वो हम मास्टर्स के टाइम पे भी डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी, थोड़ी बहुत ये चीजें के बारे में थोड़ा नॉलेज रहता है, और अप्लाइड के बारे में भी थोड़ा नॉलेज रहता है। बस बाकी जो थोड़ी बहुत चीजें थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, जैसे एवोल्यूशन वगैरह, वो बिल्कुल नया कंसेप्ट था उस टाइम पे। तो बस उसी के ही अराउंड सारा टॉपिक था, उसी तरीके से फिर प्रिपरेशन करी। और प्रियंका, अराउंड एम फार्म से सीएसआर का सिलेबस कितना मैच होता है? सर, राउंड अबाउट 10 to 20% आई से। अच्छा, इतना ही, तो 10-20%। बाकी सारी चीजें नहीं करनी पड़ती है। तो ये हाँ जी सारी सर, चीजें बाकी आपने सब कैसे प्रिपेयर की, स्ट्रेटजी क्या यूज की? नई चीजें सीखने में तो टाइम लगता है, तो आपने किस तरह से यस उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई थी? सर, जब मैंने पीएचडी, जैसे ये नेट के एग्जाम के बारे में पता लगा कि ऐसे एग्जाम्स होते हैं पीएचडी के एडमिशन्स के लिए, तो उस टाइम मैंने यूट्यूब पे ही देखना शुरू करी थी वीडियोस स्टार्टिंग में। तो उस टाइम पे मैंने आईएफएस जो है वहीं से थोड़ी बहुत यूट्यूब की वीडियोस देखी थी, और मुझे बहुत से लेक्चर्स जो थे और बहुत कंसेप्ट भी क्लियर हुए। फिर आगे मैंने लाइव कोर्स परचेज करने के बारे में सोचा, फिर उसी के थ्रू प्रिपरेशन करी। वाह। और प्रियंका, आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? सर, 9 to 10 तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करे थे, बाकी जो 3 यूनिट्स बच गए वो भी थोड़े बहुत उसके बारे में नॉलेज था, बट डीपली मैंने 10 to 11 जो यूनिट्स थे वो टारगेट करे थे अच्छे से। और प्रियंका, जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या नोट्स, शॉर्ट नोट्स आपने साथ साथ बनाए थे? नहीं सर, जो मेरे रिवीजन वाले नोट्स थे वो मैंने 2 से 3 बार ऑलरेडी जो प्रॉपर नोट्स थे उनको पहले रिवाइज करा था। उसके बाद जो चीज़ें लगा मुझे कि जो चीज़ें डिफिकल्ट हैं, उसके बाद मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। और प्रियंका, क्योंकि साथ साथ जैसे नोट्स रिवीजन होती है वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की जाती है, तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? सर, मोस्टली तो मैंने वीडियोस ही देखी थी।
वीडियोस के दौरान ही मैंने पीवाईक्यूज उसके थ्रू ही पीवाईक्यूज करे थे। बाकी कुछ मैंने जो बुक्स हैं आईएफएस की जो बुक्स हैं पीवाईक्यूज की हम्म, उसके उसको भी अच्छे से हम्म। क्वेश्चंस उससे से सॉल्व करे थे। तो प्रियंका, बस जैसे एम फार्म के बाद में सीएसआर के क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट गया था क्या? सर आई थिंक अगर अच्छे से प्रिपरेशन करी है हम्म, और थोड़ा आपको नॉलेज है इस चीज़ के बारे में कि लैब्स में कैसे काम होता है, हम्म, कैसे अप्लाइड मतलब अगर आपको अप्लाइड साइंस के बारे में थोड़ी नॉलेज है, तो आई थिंक ईज़ी रहता है सॉल्व करना। हम्म। और जी प्रियंका, सर। जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे पढ़ाई करते समय डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। तो आपका भी क्या यस सर। डिस्ट्रैक्शन होता था क्या पढ़ाई के टाइम पे? सर मैंने इंस्टाग्राम जब से प्रिपरेशन शुरू करी थी, उस टाइम पे मैंने इंस्टाग्राम बिल्कुल भी नहीं चलाया था और उसके अलावा भी मैं किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं थी। हम्म, थोड़ा बहुत जैसे बीच में होता था, कई बार ब्रेक डाउन आ जाता था, उस टाइम पे मैं कभी यूज़ कर लेती थी। उसके अलावा मतलब मैं बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था सोशल मीडिया से। हम्म। और प्रियंका, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि जैसे सीएसआर में ऑल इंडिया रैंक 96, जेआरएफ, तो फिर अब घर पे सब यस खुश? हाँ जी सर, सब वाह। खुश। और अब फिर आगे फ्यूचर गोल क्या है? सर अभी तो पीएचडी के लिए ही सोचा है। उस हम्म, बस अभी पीएचडी अच्छे से हो जाए, हम्म। उसके और बाद फर्दर साइंटिस्ट रिसर्च उसी में ही हम्म, जाना है। वाह। वैसे प्रियंका, अब जैसे आपने इतना अच्छा रैंक लाया है, तो आपका यस सर। सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ है एग्जाम में। तो ये सिलेक्शन ऑफ यस द सर। क्वेश्चन का राज क्या है? सर सबसे पहले तो यही चीज़ है कि जो आपने पढ़ा है और उसी तरीके का अगर क्वेश्चन आया है, तो ही आप सॉल्व करो और अगर बिल्कुल भी अगर थोड़ा-सा भी लगता है कि क्वेश्चन ये बिल्कुल भी अम, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है या आपने नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ उसको स्किप कर दो। वो चीज़ हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट रहती है क्योंकि लास्ट टाइम जब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मेरा यही गलती हुई थी कि थोड़ा सिलेक्शन मैंने क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली नहीं करा था, जिसकी वजह से मेरा जेआरएफ रह गया था। हम्म। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी प्रियंका की, कि जो आता है उसी को करे, क्लैरिटी रखे, और जो नहीं आता है उसको छोड़ दे। प्रियंका, जब हम एग्जाम में यस जाते हैं तो एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि नेगेटिव मार्किंग को कम रखो, होने मत दो। यस तो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? सर वही सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ही सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हम्म, कि जैसे मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस जिनके बारे में सुना है, जो चीज़ें पढ़ी हैं और आप श्योर हो कि हाँ, यही आंसर हो सकता है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। क्योंकि हम्म, नेगेटिव मार्किंग ही सबसे ज़्यादा आपके नंबर्स जो भी है वो डिडक्ट होते हैं, तो फिर आपके रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेटर यही है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो और ओवर अटेम्प्ट मत करो। हम्म। और प्रियंका, बहुत बार हमें ऐसा भी, जब एग्जाम में जाते हैं तब डर लगता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, एंजाइटी होती है। तो आपको भी क्या डर लगा था एग्जाम में? यस सर। तो कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट किया एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर पहले तो काम डाउन होना बहुत ज़रूरी होता है उस हम्म, टाइम पे सभी को क्योंकि सभी को एंग्ज़ायटी होती है उस टाइम पे क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल सर पर है, तो एंग्ज़ायटी तो होती है। उस टाइम पे बस थोड़ी स्ट्रैटेजीज़ ही काम आती है, बेटर रहता है कि आपने बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करे हों, जिसके थ्रू आप लोग एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सको। अगर आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है तो उतनी ही कम फिर एंग्ज़ायटी होती है। तो एक अच्छी हम्म। स्ट्रैटेजी होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और प्रियंका, जब भी हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, तो रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने यस सर। रिविजन्स कैसे मैनेज किए थे और कैसे किए थे? सर जो मेरे रिविजन्स थे वो मोस्टली मैंने वीडियोस के थ्रू ही करे थे। हम्म, मैंने ऑल्दो नोट्स तो बनाए थे लेकिन नोट्स हर जगह कैरी कर पाना मुश्किल होता है। हम्म, तो इस वजह से मेरे पास जो मैंने कोर्स परचेज़ करा था मैंने मैक्सिमम टाइम जो भी मेरे वीडियोस थे मैंने सभी वीडियोस ऑलमोस्ट 2 से 3 बार देखे हैं। तो हम्म, वो चीज़ बेटर रहती है इंस्टेड ऑफ क्योंकि नोट्स कैरी करना पॉसिबल नहीं होता हर जगह। तो वीडियो से ही मैंने थ्रू हर बार मतलब अपना रिवीजन वीडियोस के थ्रू ही करा है मोस्टली। हम्म। और जैसे हम जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो प्रिपेयर करते समय बहुत बार ऐसा भी होता है, इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स होते हैं, कुछ टॉपिक समझ में नहीं हुँ। आते, कुछ में डाउट्स रहता है। तो ऐसे डाउट्स कैसे क्लियर किए थे? सर
जो टॉपिक मुझे लगता है कि हाँ, ये वाले शायद मैं कवर अप कर पाऊँ, वो उन पे मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था, और जो मुझे लगा कि बिल्कुल शायद ना हो पाए, वो वाले मैंने थोड़े स्किप भी करे थे। तो जो मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक्स हो जाएँगे, भले थोड़ा टाइम ज़्यादा ले, वो मैंने अच्छे से प्रिपेयर करे थे। और प्रियंका, जैसे हम ये देखते हैं ना कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं कि जो हमें नहीं आते, कुछ कुछ टॉपिक्स में हमें बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज आती है, तो ऐसे टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर किया था क्या, मतलब? यस सर, अच्छा, करे थे। वो भी किए थे? हाँ जी सर। वाह। क ज और सर, क्योंकि कुछ टॉपिक्स थे वो बिल्कुल मेरे लिए नए थे, लेकिन हाँ। बहुत नए से कांसेप्ट थे जो बहुत एक्साइटिंग भी थे। तो हम्म। वो मैंने कवर अप करे थे। ऑल्दो थोड़े हम्म। लेंदी थे, नया टॉपिक था, थोड़े डिफिकल्ट भी थे, बट अच्छे से कवर अप करे थे वो टॉपिक्स। मोस्टली हम तो ये, अगर जो नहीं आते उनको तो छोड़ने को बोलते, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप उसको प्रिपेयर भी कर सकते हो और आपका वो जी सर। स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए। वैसे प्रियंका, यस। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो फिर आपने प्रिपरेशन के टाइम पे, जैसे आपने लाइव कोर्स से ही सारी प्रिपरेशन की थी या यस सर, यूट्यूब के लाइव भी सेशंस कोर्सेज़ देखे से। थे? सर नहीं, मैंने लाइव कोर्सेज़ से ही प्रिपरेशन अच्छा। करी थी। और वहां पे लाइव कोर्सेज में संडे टेस्ट भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, तो वो भी आपने दिए थे सारे? सर सभी तो नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी, लेकिन मोस्टली मैंने दिए थे। और जब भी यस। आप मतलब प्रिपेयर कर रही थी, तो प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि हम डीमोटिवेटेड होते हैं, कभी कभी हमें मतलब पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम पे आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा था? सर लकीली ऐसा मैं ज़्यादा डीमोटिवेटेड रहती नहीं हूँ, क्योंकि हम्म। इतना टाइम ही नहीं होता कि डीमोटिवेटेड फ़ील हाँ। करें, इतना ज़्यादा सिलेबस होता है कि वो कवर अप फिर करना ही पड़ता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं डीमोटिवेटेड फ़ील कर रही हूँ, बट नेक्स्ट टाइम फिर जब प्रिपेयर करने दोबारा बैठो, तो सही हो जाता है सबसे। हम्म। और ये जब जब हम अगर एक्साइटेडली प्रिपेयर करते हैं और हमें मजा आ जाता है, तो फिर तो सारे सब्जेक्ट लिंक होते हैं, तो हमें और अच्छा लगता है। यस। यस, तो फिर अब एम फार्म अच्छा लगता है कि लाइफ साइंस अच्छा लगता है? सर दोनों वैसे थोड़े बहुत रिलेटेड ही हैं, तो दोनों ही अच्छे हैं। और दोनों मतलब अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा सारे, मतलब लाइफ यस सर। साइंस के कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हाँ जी जैसे सर। प्रियंका, बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि जब हम एग्जाम में होते हैं ना, तो एग्जाम के स्ट्रेस के वजह से सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन में बहुत अफेक्ट होता है। और यस 3 पार्ट सर। होते हैं एग्जाम में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आप फिर सबसे पहले कौन से पार्ट से स्टार्ट करते हैं एग्जाम? सर मैं पार्ट बी से स्टार्ट करती हूँ, अच्छा। फिर और पार्ट सी अटेम्प्ट करती हूँ, और फिर पार्ट ए की तरफ जाती हूँ। हाँ, और प्रियंका, आपने क्या पार्ट ए का भी प्रिपरेशन किया था? नहीं सर, पार्ट ए का प्रिपरेशन नहीं करा था मैंने। अच्छा, तो पार्ट एप्टीट्यूड आपने किया था क्या एग्जाम में? यस सर, एप्टीट्यूड मैंने 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, हम्म। तो वो सब तो लेकिन उसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करा था, वो इस बार वैसे ही अटेम्प्ट करे थे। अच्छा है। और जैसे प्रियंका, अब देखो हमारे सारे स्टूडेंट है कि जो दिसंबर के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए आपके यस क्या टिप्स रहेंगे, स्ट्रेटेजीज रहेंगे कि उन्होंने क्या करना चाहिए कि उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा है? सर, सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हम्म। जब डीमोटिवेटेड फ़ील करो, तो समझ आना चाहिए कि थोड़ा कि आप पढ़ रहे हो, इसी वज़ह से थोड़ी डीमोटिवेशन भी इसीलिए आ रही, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही या कुछ भी हो रहा है, तो डीमोटिवेशन सभी के साथ होती है। ये हम्म। डीमोटिवेशन आती ही आती है। तो एक यही चीज़ रहती है कि उस टाइम पे बिल्कुल डिटरमिन्ड रहो और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। साथ ही हम्म। नेगेटिव मार्किंग्स को अवॉइड करने की पूरी कोशिश करो, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि हर टाइम वही नंबर्स वगैरह हमारे कम हो जाते हैं इसी वजह से। तो नेगेटिव मार्किंग को बिल्कुल कैंसल आउट कर दो, उसको उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान मत लगाओ कि हाँ, ओवर अटेम्प्ट करना है, ऐसा बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि वही हर बार फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम्म। और यस सर। प्रियंका, आपको आपके फ्यूचर गोल के लिए, जर्नी के लिए बहुत बहुत विश यू ऑल द बेस्ट। तो हमारे पूरे थैंक यू सर। आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको फ्यूचर गोल्स के लिए ऑल द बेस्ट। एंड आपने इतने अच्छे से अपने स्ट्रेटजीज बताए, और आपके लिए तो बहुत डिफिकल्ट था वैसे कि एम फार्म के बाद अगर सीएसआईआर लाइफ साइंस अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो बहुत बड़ा
चैलेंजिंग था ये तो, और आपने इतना अच्छा रिजल्ट आया कि CSR एग्जाम में 96 JRF रैंक, तो ये बहुत मतलब आपको इसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, हम सब बहुत खुश है। तो इसके लिए पूरे IFS एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो और आपने जो भी स्ट्रेटेजीज बताए, जो भी पॉइंट्स बताए, वो हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एंड सभी स्टूडेंट, आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताना, और आपको कोई डाउट हो तो आप भी कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करना। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू प्रियंका। ओके सर।